आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हितप्रियं भारत भारतम हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। आज के मेहमान इसकी मुलाकात करवानी ही सात आसमां चीरे अब सात समंदर फिरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। विश्व प्रसिद्ध कुश्ती मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे, मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। और मैं ठीक था नहीं, मुझे एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं गठिया रूमेटिक अर्थराइटिस। अच्छा अच्छा। जब मैं 3 साढ़े 3 साल का था तो पैरों में दर्द स्टार्ट हुआ था, फिर वो बीमारी पूरे शरीर पे आ गई थी। तो जो मेरे बड़े भाई थे वो पहलवानी करते थे, अखाड़े में जाते थे, तो मैं सोता तो सपने लेता तो मैं देखता था कि यार मैं पहलवान बन गया हूँ, रेसलर बन गया हूँ। तो मैं उनको बोला कि यार मुझे वहां लेके चलो जहाँ पे अभ्यास करवाते हैं, सिखाते हैं। तो ऐसे ही लकड़ी के सहारे, क्योंकि व्हीलचेयर ये सब वो कहाँ होता था, इतने पैसे कहाँ थे, ये तो अब की बात वो है। तो अखाड़े में गए तो जो अखाड़े का उस्ताद होता था, मेंटर होता था, तो उसने कहा कि भाई सब हंसते थे, बहुत कमजोर था मैं, कि भाई आप क्या करने आए। मैंने कहा जी मैं पहलवान बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि पहलवान बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी पहलवान बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आप तो खड़े हो गए ना, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बिगेस्ट अचीवमेंट है, अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो मैं आप भी पहलवान बन गए ना, तो ये दुनिया का कोई बच्चा ऐसा रहेगा नहीं जो सब पहलवान बन जाएंगे। ऐसा? तो मैंने कहा कि जी आपकी नजर में रेसलर कौन होता है, पहलवान कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे, वो पहलवान होता है। तो मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है। तो उस दिन मैं वाकई बहुत टूटा था, बहुत वो चीजें थी,
मगर मैं सोचता था कि भाई पहलवान बन गया। मेरी माई मुझे कहती थी कि भाई तू पहलवान बनेगा, बड़ा बनेगा, ये सब होगा। याद रखो, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पर जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है। समझदार तो बैठ के पढ़ते हैं कि भाई ये था वो था और वो कर दिया, ये कर दिया। कुछ नहीं है। आपका लक्ष्य अगर बड़ा है ना, तो फिर कोई महत्व नहीं रखता। आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कोई महत्व नहीं रखता। तो उस दिन में टूटा, मुझे बड़ा दुख लगा कि भाई ये एक्सपर्ट है इस फील्ड का। एक्सपर्ट किसी फील्ड का अगर वो बोलता है तो भाई कुछ ना कुछ बात हो गई। मगर मैं तो पागल हूं। मेरा मानना है कि बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। मैं एक बात जिंदगी में लेके चलता हूं, सोच के चलता हूं कि भैया तारीफें दिन बनाती और ताने जिंदगी। क्या बात। कोई कुछ बोलता रहे, कोई कुछ कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस दुनिया को ना पता किसने बदला है? इस दुनिया को उन्होंने बदला है जिनको दुनिया वाले कुछ ही बदलने के लायक नहीं समझते। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। वो चंद पागल थे जिन्हें अपने आप पे भरोसा था ना, वो दुनिया बदलते। तो जब मैंने रेसलिंग का स्टार्ट किया ना, कुश्ती का स्टार्ट किया, मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे इतना कमजोर होता था कि मैं मिट्टी कुश्ती में, अखाड़े में पीछे छिपके देखता था बच्चों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनके जाने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ ना, तो मैं कपड़े निकाल के मिट्टी में लेटने की कोशिश करता था, जैसे वो सब करते थे। किसी ने थोड़ा पुश कर दिया तो फ्रैक्चर हो गया शोल्डर में। तो कमजोर थे काफी उस वक्त आप? कमजोर था, बीमार था। रूमेटिक अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसको बोलते गठियावा। वो आपके हर ज्वाइंट में, एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। अच्छा। मतलब स्ट्रो पे आ गया था, खाना ढंग से नहीं खा सकता था। पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ था, हर ज्वाइंट पे आ गया। जहां पे हड्डी होती है वहीं पे बीमारी आ जाती है। अच्छा। और डॉक्टर बोलते हैं कि बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दवाई देते हैं, स्टेरॉइड होता है, वो थोड़ा खून पतला हो जाता है तो सोचते आराम आ गया, मगर वो छोड़ते ही फिर से वो जाम हो जाती है बॉडी। और मैं कह रहा हूं कि हर बीमारी क्योरेबल है। जिसको भी रूमेटिक अर्थराइटिस है वो 200% ठीक हो सकता है। कैसे? कोई भी बीमारी है वो शरीर में सिर्फ 10% होती है, 90% दिमाग में होती है। मैंने कई वीडियो बनाए नेचुरल, उससे रह के थोड़ा सा किस तरह एक्सरसाइज करके उस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, आराम हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्या बात। तो मेरे जब सोशल मीडिया पे जाएंगे तो उस पे मैंने ढेर सारे में वीडियो बनाता हूं बच्चों के लिए, इन सब के लिए। कोई भी चीज है, कोई बीमारी, मेरे अनुसार अगर आपको नेशनल लेवल का एथलीट बनना है तो रोजी रोटी के अलावा महीने के 1500 रुपए बहुत हैं। बस रोजी रोटी के अलावा 1200-1500 रुपए आज के टाइम पे बहुत हैं। और अगर आपको वर्कआउट करना है तो मेरे अनुसार सिर्फ एक 3 फीट चौड़ी जगह और 6 फीट लंबी जगह चाहिए। एक मैट टॉवल ले लो, कुछ भी मिल जाए आपको, उस पे आप बिगिनिंग से लेके नेशनल लेवल का वर्कआउट कर सकते हो। आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि विश्व चैंपियन ये बोल रहे हैं। देखो मैं आपको बात बता रहा हूं कि मैं एक कुर्सी पे आपको 15 वर्कआउट बता दूंगा बैठे बैठे। बहुत से बोलते हैं ना कि 3 एक्सरसाइज करो भैया आप ये फिट हो जाओगे, ये खाओ ये ठीक हो जाएगा। वो सब फालतू की बात करते हैं कि ये कम हो जाएगा। मेरा 30 साल तो मुझे रेसलिंग करते हुए हो गया। फिटनेस से मैंने बहुत बीमारी देखी है, बहुत चीजें देखी हैं, जिंदगी गुजर गई। फिट वो आदमी नहीं होता जो 6 पैक है, 0 साइज है, वो बिल्कुल फिट नहीं है, वो बीमार होते हैं। ये बच्चे आजकल भ्रमित हो रहे हैं, अच्छा दिखने के चक्कर में, अच्छा वो करने के चक्कर में वो ढेर सारी बीमारी उनको घेर लेती हैं। नेचर से साइड हो जाते हैं। वो प्रोटीन खाएंगे, दूसरी चीज खाएंगे, तीसरी चीज खाएंगे। मैं नहीं कहता कोई चीज गलत है, मगर वो जब आप नेचर से अलग चले जाओगे ना, वो चीज अलग है। रूटीन में अगर आप नेचुरल नहीं रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन हुआ रहता है, बहुत से बोलते 0 साइज है, वो गिर जाते हैं कहीं पे भी, क्योंकि कई एक्ट्रेक्टर्स को देख लेते हैं और किसी को देख लेते हैं, कोई बॉडी बिल्डर ने पोज मारा, सोचे काश यार मैं तो ऐसा होता या मैं ऐसी होती। एक्चुअली फिटनेस का मतलब कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि भैया आप अपनी रोजी रोटी खाओ, खाना खाओ और आपको दैनिक कार्य करके नींद आराम से आ जाए, वो फिट है। बाकी फिटनेस का पैमाना अलग अलग हो। कोई 10 किलोमीटर भाग सकता है, कोई 5 किलोमीटर भाग सकता है, कोई 1 किलोमीटर भाग सकता है, कोई 1 घंटा वर्कआउट करता है, कोई 3 घंटे वर्कआउट करता है। वो पैमाना अलग है। तो इसके चक्कर में मत पड़ो कि भैया वो पतला है, वो सब है।
मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मुझे आज भी याद है, मैंने ऐसे जब रूमेटिक अर्थराइटिस से जब मैं हर रोज फाइट करता था ना, मेरी माँ मसाज करती थी। डॉक्टर बोलते कि भैया इसे मसाज मत करो, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों से, कभी देसी घी से, कभी उससे। एक छोटा सा कमरा होता था हमारा, उसमें 3 बहन भाई हैं हम, हमारी गाय भैंस उसी में होती थी, उसी में किचन होता था, उसी में सब होता था। देखो तब सब खुश रहते, कोई रिश्तेदार आ गया वो भी वही रहता था, वो सब खुश रहते थे। आजकल बड़े बड़े घर हो गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, मगर सब दुखी रहते हैं। एक बच्चा जो खड़ा नहीं हो सकता था, फिर बाद में मेरी स्टोरी डिस्कवरी ने फीचर की थी, जहां पे ऋतिक रोशन मेरी लाइफ स्टोरी बता रहा था। तो फिर क्या था कि मैं ठीक हुआ नेचुरल पद्धति से, नेचुरल चीजों से। और मुझे रहता था कि भाई ये बीमारी फिर आएगी, वो सब डराते थे ना। तो पिछले 29 साल से, जब से मैं ठीक हुआ 29 साल से, 29 साल से मैं खाना तब खाता हूं जब वर्कआउट कर लेता हूं। मैं अपनी जिंदगी में 2 चीजें करता हूं, वर्क या वर्कआउट। और बाकी से बोलते कि भैया चाय कॉफी पी लो, मैं कोई बीमार थोड़ी हूं। चाय कॉफी तो बीमार आदमी पीते, दूध पियो, आप घी खाओ, आप पानी पी लो, आप बाकी चीजें पी लो। जैसे बहुत से क्या बोलते कि भैया घी मत खाओ, दूध मत पियो, ये दूध तो वो बच्चा हो पीता, ये हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि गेहूं मत खाओ, आजकल नई चीज आ गई है। मिलेट खाओ, बड़ी अच्छी बात है, मैंने प्रमोट किया मिलेट, मगर याद रखो हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, कितने फ्रूट दो, कोई चीजें दो उसको, प्रोटीन दो, कुछ भी दो, रोटी एक टुकड़ा खा लिया ना तो उसकी जान बच जाएगी। तो भैया जो बोलते कि भैया फास्टिंग करो, रात को खाना खा के सोने से उम्र लंबी होती है, बशर्ते वो खाना खा के 1-1.5 घंटे बाद सो। मैं रात को 11-11 बजे खाना खाता हूं। बहुत से बोलते कि भाई सूर्यास्त के बाद मत खाओ, आयुर्वेद के हिसाब से ठीक है, सूर्यास्त के बाद मत खाओ, मगर हम काम धंधे वाले इंसान है, जो फ्री आदमी 9-10 बजे होगा तो क्या करेगा वो? 2 दिन ही खाए चक्कर आ जाएंगे, उनकी मत सुनना। ज्ञानी होते ना जो ढेर सारे बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये कर दो रोको, बिल्कुल नहीं। जो दिल करे वही खाओ, घर का बना हुआ खाओ, जो दिल करे वो करो। यही तो उम्र है, बाद में सूप ही पीना 80-90 साल में जाके, तो यही उम्र है खाने पीने की। अभी नहीं खाएं तो फिर कब खाएंगे? आपकी पसंद का कोई ऐसा गीत बताइए जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकें। जी, वैसे मैं ज्यादातर गाने वो सुनता हूं जो थोड़े से मोटिवेशन होते हैं, मगर किशोर दा थे या मोहम्मद रफी साहब या मुकेश जी या जो पहले के जितने सिंगर थे ना, लता जी, तो उनके सारे गाने बहुत कमाल के हैं। तो एक वो गाना था, रोते हुए आते हैं सब, मुकद्दर का सिकंदर का। बिल्कुल। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर,
जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं रेसलर संग्राम सिंह का। इनकी बातों में आप ये मान के चल रहे हैं कि पहलवान जो होता है वो शारीरिक ताकत वाला होता है, लेकिन बातें जब हम सुन रहे हैं संग्राम सिंह जी की, तो यहाँ पर जो मानसिक ताकत है उसे आप सबसे बड़ा मानते हैं, और इन्होंने ये साबित भी किया है। जब इन्हें रिजेक्शन मिला, जब इन्हें माना नहीं गया कि आप ये काम कर सकते हैं, वो भी रेसलिंग का यानी कि कुश्ती का, उसके आप विश्व चैंपियन बने। तो अब आपकी ये बात भी माननी पड़ेगी कि कुश्ती में सिर्फ ताकत ही काम नहीं करती, आपका मानसिक संतुलन भी बहुत जरूरी है, और सोच विचार भी जो है सकारात्मक होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा जी, कि जिंदगी में सबसे बड़ी दूरी ना पृथ्वी से आसमान की नहीं है, ये सिर्फ 11 इंच। जिसने दिमाग से दिल की 11 इंच दूरी मेंटेन कर ली ना, उसने समझ लो दुनिया को मेंटेन कर लिया। वाह। और मेरा ये मानना है कि पहलवान है, जैसे पहलवान बन गया, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई स्टार बन गया, फिल्म स्टार बन गया, कोई ब्यूरोक्रेट्स बन गया, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, ये खाली एक पिक्चर है। जो बड़ा कन्वेस है ना जिंदगी, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये तो छोटी सी चीज है। और मैं सबको एक बात बताता हूं कि भैया, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। तो जब मैं रूमेटिक अर्थराइटिस से फाइट कर रहा था, बहुत लास्ट स्टेज पे आ गया था, तो घर वालों ने थोड़े पैसे इकट्ठा किए, कोई प्लॉट था वो बेचा, मुझे दिल्ली एक बड़े अस्पताल में लेके गए, हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों ने बोला, तब मैं 7-7.5 साल का था, कोई बोले भाई बच्चे को बाहर बैठा दो, बोले ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, ये बीमारी इसकी डेथ के साथ जाएगी। तो मेरी माँ ने हार नहीं मानी, मैंने भी हार नहीं मानी। क्या है, मैं डॉक्टरों की बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर पिछले 30 साल से ना मैं डॉक्टरों को ज्यादा जानता, ना उनकी मानता, ना सुनता। नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हमारा शरीर बहुत मजबूत है। ये अर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है, कैंसर है, टीबी है, शुगर है, बीपी है, ये कोई बीमारी नहीं होती। मैं सबको बता रहा हूँ, लाइफस्टाइल डिजीज होती है। पोस्टमार्टम में शरीर चाकू से काटना पड़ता है जी। इतना मजबूत है। छोटी मोटी बीमारी से कहां कुछ होगा। मैं ये तो कहता हूं, बीमारी हम सारे दिमाग में ले लेते, किसी को बोल दिया। एक अस्पताल में, एक हॉस्पिटल का भी एक रिपोर्ट आई थी, 2 टेस्ट करवाने चले गए, उसका बायोप्सी करवा लिया उन्होंने, और एक को जो गलत रिपोर्ट दे दी कि भैया आपको तो कैंसर है इस स्टेज का। वो एक आया था बीच में, अखबारों में बहुत हाईलाइट हुआ था, और मेरे स्टेट में हुआ था, हरियाणा में, रोहतक के उधर ही। तो जिसको कैंसर नहीं था उसको दे दिया। आप यकीन करेंगे, उसकी 7-8 मंथ में उसकी डेथ हो गई, जान कर कि उसे कैंसर है। हाँ, तो समझा कि कैंसर है। और जो कैंसर था ना, उसको दे दिया, किसी को कुछ है नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब ठीक होने चला गया। फिर जब उसको पता चला ना कि गलत रिपोर्ट थी, तो थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो। तो हम क्या है कि जो दिमाग में है ना, जो हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। जो हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो ये शरीर है, अगर इस पे आप ठीक तरीके से रहो, ठीक काम करो, तो भैया 100-125 साल में आपको कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप उल्लू बन जाओ, जो आजकल के जो दोस्त मेरे सारे उल्लू हैं, क्या करेंगे, पूरा रात पार्टी करेंगे, दिन में सोते रहेंगे, और फिर कहेंगे आई एम पार्टी एनिमल। फिर 40 के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाएंगे। 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। क्या समझाऊं उनको मैं? सही है, ढेर सारे देखता हूं। तो क्या है, लाइफ का संतुलन देखो। सारी बीमारी, ये हाथ है ना, ये हाथ और नीचे वाले पैर, 90% पॉइंट वही है बीमारियों के। मैं किसी को कोई भी बीमारी होती है, उसके सांस लेने से, उसके खाना खाने से, उसके पानी पीने से, उसकी सोने की पोजीशन से ठीक करवा देता हूं। मुझे बताता हूं कि भाई ये चीज कर लो, फिर आप फर्क देख लो। आप एक खिलाड़ी हैं, एक्सरसाइज नहीं बताते, आप ये बताते हैं
कि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है, ये मानकर कि वो स्वस्थ है। आजकल मैं सिखाता ही हूँ कि भैया हाउ टू लिव लाइफ। एक मेरे जैसा इंसान जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मुश्किल से देखो आजकल के बच्चे बोलते हैं स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। में हंसता हूँ यार, पागल तो नहीं हो गए? हमें घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे, वो पीटते थे, और उसके बावजूद हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी क्या। एक बार मुझे याद है, मेरे फादर साहब कहीं पे जा रहे थे, तो रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट जैसे कल आएगा तो उठा के वो 2-3 जूतियां पहनते, तो जूतियां मारी, बोला क्यों मार रहे हो? बोला कल इसका रिजल्ट आएगा, कल मैं हूं नहीं यहाँ पे। बोला यार कल आएगा रिजल्ट, हो सकता है पास हो जाए। बोला जानता हूं मैं कितना पास होगा। तो हम वहां से आए हैं। अब आजकल के बच्चे भैया वो ये कर दो, या बस्ता ज्यादा है, या चीजें ज्यादा है, या वो सब। याद रखो आजकल के बच्चे ना साक्षर हैं। साक्षर क्या होता है? डिग्री लेके आते हैं। शिक्षित क्या होता है? जो वैल्यूज से बड़े होते हैं। तो एक्चुअली पढ़ लिख के तो हमें मौका मिला, हम पढ़ लिख के आए। आज भी कोई बड़ा इंसान खड़ा होगा तो हम बैठेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि भैया वो बैठ जाए। और इंसान बड़ा पैसे से, घोड़े गाड़ी से या उनसे नहीं होता। इंसान बड़ा वो होता है जिसकी सोच सही है, जिसके विचार सही हो, जिसके पास बैठे कोई छोटा फील ना करे, वो इंसान बड़ा होता है। ये बात आपने बहुत अच्छी की। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि जब स्कूल में थे आप, तब भी आपका जो रुझान जो था वो कुश्ती पर ही था, पढ़ाई पर था थोड़ा बहुत? नहीं, मैं पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे क्या था कि हालांकि मैंने लटक के एमए किया, मैंने हिस्ट्री से एमए किया बाद में। तो कुश्ती वहां पे बहुत फेमस था, और थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल, एक इज्जत वाला माना जाता था, भाई पहलवान है। और एक आपको बता दूं पहलवान कौन होता है, मीडिया वालों ने इमेज खराब कर रखी है, भाई खोसला घोसला कुछ फिल्में बनी, पहलवानों को बुला लाओ, ये कर दो, वो कर दो। पहलवान प्रथम आह्वान माने हर चीज में। जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, पहलवान होता है। क्या बात। हु इज द पर्सन, ही इज द फिजिकली मेंटली डिसिप्लिन फर्स्ट, ही और सी इज रेसलर। तो ये दूसरी बात है कि पहले क्या होता था कि भैया कम पढ़ते या कम कुछ बात करते, उसके हिसाब से वो करते थे। मगर जो एक्चुअली पहलवान होगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, ना झगड़ा करेगा, ना लड़ाई करेगा, ना कोई फालतू बात करेगा, बहुत शांत रहेगा। क्योंकि देखो खाली मटका छलकता है, खाली बर्तन से आवाज आती है, भरे बर्तन से आवाज थोड़ी आएगी। अब जो आजकल उनमें जहर जहर रह गया, वो आप कितनी झगड़े कर लो, यहां से वहां तक कितना ही कर लो, सारे बाहर ही तो घूम रहे हैं। मगर जिंदगी क्या है, कैसे जीनी है, क्या कुछ है, वो इस पे नहीं सोचते। तो मैं अखाड़े में रिजेक्ट किया गया। एक टाइम था कि जब मैं आया तो फिर मैंने कोशिश की, अपना एक डिब्बा होता था, उठाना स्टार्ट किया हाथ से। फिर एक बाल्टी होती थी 2-2.5 केजी की घर पे, वो उठाना स्टार्ट किया, पानी भर भर के। फिर चलना स्टार्ट किया। एक फिजिकल डिसेबल इंसान को आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। कभी मैं एक कदम चलता था, थक जाता था। आज मेरा स्टेमिना, मेरी ताकत है, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। कोई कहे कि भैया ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। याद रखो, जितना कम खाना खाओगे, सबसे बड़ा प्रोटीन विटामिन का राज बता दूं आपको? बताइए, बिल्कुल बताइए। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन विटामिन मिनरल ये है, अगर आप खुश होके सूखी रोटी प्याज भी खाते हैं ना, चबा चबा के, तो मैं कह रहा हूं इस दुनिया का आप सबसे प्रोटीन युक्त खाना खा रहे हैं। और ऐसे ही दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, बाकी चीजें कुछ हो रही है, कुछ भी ठूस रहे हैं, तो उसका कोई फायदा है ही नहीं। चाहे प्रोटीन खाओ, चाहे आप कुछ भी खा लो। मैं नहीं बोलूंगा कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि इस पे लंबी बहस है। हालांकि मैं पीएफए के साथ जुड़ा हुआ हूं, उसका चेहरा हूं। मैं देखता हूं कि भैया एक अंडा खाने से कहां ताकत आती है। एक मुर्गी के, मेरे दादाजी मुझे एक बात बोलते थे कि इसकी एक डंडा मारो वही मर जाएगी। गाय भैंस के एक मुसल मार लो, गाय भैंस कुछ होगा, दूध पिया करो भैया। श्रोता, आप सुन रहे हैं, ये हरियाणा है, और ये हैं हरियाणा के पहलवान, जो विश्व भर में कई जो विश्व प्रसिद्ध पहलवान थे, उनको इन्होंने पटखनी दी है। अब ये पटखनी दे रहे हैं आपके अंदर फैले हुए उस भ्रम को कि ये खाने से वो होता है और वो खाने से ये होता है। असल में आप इनको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्होंने वो सब चीजें करके हासिल किया है, सबको बताया है, दिखला दिया है। इसलिए बात आपकी हमें माननी ही होगी। आप फिजिकली भी फिट हैं और मेंटली भी फिट हैं, निश्चित रूप से। कुश्ती में जब आपके सामने अपोनेंट जब होता था कोई, तो उसको आप किस तरह से देखते थे उस वक्त? उसको मेंटली पढ़ने की कोशिश करते थे या शारीरिक रूप से उसकी क्षमता पहचानने की कोशिश करते थे? देखिए क्या होता था कि आज भी आप कुश्ती लड़ो, अब मैंने कई साल बाद वापसी किया, तो जब आप मैट पे जाते हैं ना, या रिंग में होते हैं, तो तब तक तो आपको वॉशरूम ये सब आता ही रहता है, क्योंकि आपका डर बना रहता है। जितने आप सीनियर होते जाते हैं, उतना आपका डर ज्यादा होता जाता है। जब तक 1-2 हाथ नहीं लगता ना वहां पे, तब तक वो खुलता नहीं है। जब मैं बड़ी बड़ी बात कर दूं कि ये है वो है, तो फिर आपने जितना अभ्यास किया है, अगर उसका आप 30%, 40% आप दे देते हो तो आप जीत जाते हो, 20% भी दे दो तो जीत जाते हो। मेरा ही मानना ये है कि
कुश्ती है या बाकी कोई भी स्पोर्ट्स है या कोई भी चीज है, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। और याद रखो, हौसला जीतता है, हथियार नहीं। अभ्यास के साथ आपको आत्मविश्वास भी रखना पड़ेगा। हथियार नहीं जीतता है, हौसला जीतता है। तो हौसला अगर आपको करना है तो वो करना पड़ेगा भाई कि आपका कितना वो है। अब मैं कुश्ती करता हूँ, आप हंसोगे, मैं 40 में हूँ तो मैं 22-23 साल के बच्चों के साथ कुश्ती खेलता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली दुबई में 24 फरवरी को एक इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में खेला। जी जी। तो जो पाकिस्तानी था, वो लड़का जो उसी कंट्री के लिए खेल रहा था, उसकी उम्र 23 साल थी, तो यानी 17 साल मेरे छोटा था। तो अब मैं देख रहा था, मैं कुश्ती हारने जीतने के लिए नहीं खेल रहा था। जी जी। मैं उन सब बच्चों के लिए खेल रहा था जिनकी आंखों में खेल का सपना है, जो चाहते हैं जिंदगी में, जो ढेर सारे एक्सक्यूज दे देते कि भैया 30 का होते मुझे इंजरी हो गई और ये हो गया, मैंने छोड़ दिया, वो कर दिया। याद रखो, सफलता और बहाने कभी साथ नहीं चलते। अगर आपको सफलता चाहिए तो बहाने मत दो, और बहाने हैं तो फिर सफलता को भूल जाओ। जो इंग्लिश की सेइंग है, सक्सेस एंड एक्सक्यूज, ये सारी चीज वही है। अब जब जितना शोर शराबा होता है ना, पहले क्या होता था, पहले डर लगता था कई चीजों से, भैया मैट पे नहीं पहुंचे तब तक। अब जितना होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि अब मैं हार जीत के लिए खेलता नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब आप खेलते हो कि भैया आप खेलोगे तो हजारों लाखों बच्चे उससे इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे, आप ये आगे कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, तो फिर एक अलग साइड पे हो जाता है। और पहले हमने स्पोर्ट स्टार्ट किया ना, हमने कोई मेडल जीतने के लिए स्पोर्ट स्टार्ट नहीं किया कि भैया शरीर अच्छा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, फिर बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, ये करते 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 हमारा 80% टैलेंट तो वेस्ट हो जाता था। फिर 5-10% को ये जाएगा, वो रहेगा, ये सब हो जाता था। फिर कुछ डिफरेंट चीजें हो जाती थी, जॉब वॉब लग गई, कोई छोड़ देते तो 2-5% बचते थे, तब इतना पैसा होता नहीं था, कुछ होता नहीं था। सही कह रहे हैं। तो फिर वही इक्का दुक्का मेडल आता था। तो हम तो सब वो स्टार्ट करते, तो मुझे सब बोलते थे कुछ नहीं करेगा। तो फिर मैं कुश्ती में आया, मौका मिला, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन भी बना। फिर मैं स्पीचेस में क्या होता था कि मेरी टंग से राल टपकती थी, क्योंकि जब मुझे अर्थराइटिस हुआ तो फिर मुझे एक अटैक आया था कि मैं बोल नहीं पाता था। तो फिर मैं इंडियन आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके आज मैं IIT IIM से लेके हार्वर्ड जाता हूँ, सिखाता हूँ, भैया ये चीज है। तो और जो बोलते हैं आप, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। हाँ, तो जो मेरा रिजेक्शन था उसको मैंने मोटिवेशन बनाया। फिर मैं टीवी पे आया तो ये तो हरियाणा से है, यहाँ से है, वहां से है, मैंने ढेर सारे शो किए, अब शो होस्ट कर रहा हूँ। फिर फिल्मों में सब रिजेक्ट करते थे, मैं फिल्में करने जा रहा हूँ। तो सारी चीज मैं वो कर रहा हूँ, जो मेरा रिजेक्शन था वो मेरा मोटिवेशन है। और आपको जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हैं, नहीं तो मजा नहीं आता। ये बात तो सही है, लेकिन अभी हमें और मजा आएगा, क्योंकि जो संग्राम सिंह जी हैं अपनी बातें बड़े ही रोचक ढंग से कहते भी हैं, और उनकी बात हमें ध्यान से इसलिए भी सुननी पड़ती है क्योंकि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, जो जो रिजेक्शन, देखिए उनकी बात में जो बातें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं कि जो रिजेक्शन होता है कि बोलते समय हकलाते थे या तकलीफ होती थी, आज देखिए वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कब मौका देंगे। जैसे ही उन्होंने मौका दिया, आपके लिए मैंने एक गीत की फरमाइश उनसे कर डाली है। बताइए कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। किशोरदा साहब का कोई होता मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता,
होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं संग्राम सिंह जी का, जो अपनी बातों से हमें बांधे हुए हैं और इनकी बातों में जो है इंस्पिरेशन और जो मोटिवेशन जो है वो नजर आ रहा है, प्रेरणा जो है वो नजर आती है, क्योंकि इन्होंने जो जो जीवन में देखा है मतलब उस पर जीत हासिल की है। नाम के अनुरूप जो है आप एक जुझारू प्रवृत्ति के हैं और यही वजह है कि आप सब में सफल होते हैं। और इनका कहना यह है कि जो खुश है वो ही सफल है। लेकिन आपके जो पहलवान हैं जिनको आप ट्रेन करते होंगे या जब आप ट्रेन होते रहे होंगे, तो अनुशासन में तो कई चीजें ऐसी होती होंगी ना जो आपको बताई जाती हैं और उसका पालन आपको करना पड़ता है, तो आप वो पालन बराबर करते थे या कि? देखो, डिसिप्लिन तो जरूरी है भाई। देखिए, एक पतंग है ना, पतंग डोर से बंधी रहेगी तभी पतंग है, नहीं तो पीस ऑफ पेपर है। तो विदाउट डिसिप्लिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छा एथलीट बनने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। बताइए। डाइट, प्रैक्टिस, रेस्ट। मगर उन सबसे बड़ी चीज जरूरी होती है अनुशासन। और मैं सबको बताना चाह रहा हूं कि चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है या किसी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। ये जीवन का चैंपियन होता है। प्रतियोगिता में आपका मेडल जीतना कोई आपको चैंपियन नहीं बनाता है। एक में पदक जीतना या मुझे कोई कैसे मैं जीता आया तो मैं चैंपियन नहीं हूं। चैंपियन वो है जो रियल लाइफ में चैंपियन है, जो कोशिश करेगा, कोशिश करता रहता, करेगी या करेगा, वो चैंपियन है। चैंपियन की डेफिनेशन ये गलत दे देते हैं कि भाई मेडल आते उसको सम्मान देते, कोई जीत गया हम उसकी सफलता का आंकड़ा मत देखो, ये देखो कि उसका प्रयास देखो। लेकिन प्रयास जो है जब वो कामयाब भी हो जाता है प्रयास में, तो उससे वो चीजें मिलती नहीं जो चैंपियनशिप जीतने पर मिलती। देखिए, जो एक आम इंसान है ना वही सोचता है कि किसी को पद मिल गया, किसी को पैसा मिल गया, किसी को प्रतिष्ठा मिल गई तो कामयाब है। नहीं, जिसके पास अनुभव है, जिसने, देखो खास बात बता रहा हूं, बताइए। जिंदगी में रिस्क और रिग्रेट है ना, तो हमेशा रिस्क को चुनो। रिस्क आपने चुन लिया तो रिग्रेट नहीं रहेगा, रिग्रेट को चुन लिया तो रिस्क जिंदगी में फिर वो रिस्क भी रहेगा और आप हमेशा फिर वो करोगे। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। बिल्कुल बताइए। एक गांव में क्या होता था, एक बड़े संत होते थे, बड़े समझदार, छोट की हाइट थोड़ी छोटी थी, तो वो देखते कि भाई गांव में बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था उनका, बड़ा सब कुछ था, कि एक सांड बैठता था गांव में। उसने सोचा कि मेरा सिर इस सांड के सींग में आ जाएगा। उसके मन में हर रोज मलमलाहट रहता था, तो उसने सोचा यार इतना नाम है, इतनी इज्जत है, तो अगर मैं ऐसे सींग फंसाऊंगा तो गलत बात है। वो सुबह एक दिन 3:30 बजे उठे सुबह, और वो सांड की सो रहा था, तो अपना सिर जाके उसके सींग में दे दिया। वो सांड की आंख खुल गई तो पूरे गांव में कभी बाबा जी को यहाँ पटक रहा है, कभी वहां पटक रहा है, तो पूरा गांव आ गया कि भाई अब बाबा जी मर गए, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर पकड़ के उतारा, बाबा जी यहाँ से फूटे हुए, यहाँ से टूटे हुए, उसको निकाला वहां से कि जी आप ठीक हो। बोला भैया ठीक हो, बाकी छोड़ दो, जो दिल में मलमलाहट था ना वो मिट गया। मिट गया कि वो सिंह सिर में जाएगा नहीं जाएगा। तो जिंदगी में ना हमेशा मत सोचो कि भाई मैं सफल हो गया, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, छोड़ो। जो दिल में मलमलाहट है ना उसको मेट लिया ना तो आप सक्सेस हो। ये बात तो सही। तो जिंदगी में याद रखो, एक बाज होता, बाज तो राजा होता पक्षियों का, वो आसमान में जाता, मगर आसमान में जाके उसकी नीयत क्या रहती है, मांस का टुकड़ा कहां से लूं, किसका सिर नोच लूं, किसका वो कर लूं। एक स्वाति नक्षत्र का पक्षी होता है, बहुत छोटा सा होता है, सबसे छोटा पक्षी। वो क्या करता है, बारिश, वो मुंह खोलता है कि बारिश हुई, कोई एक बूंद भी गिर गई ना तो अमृत बन जाएगी। तो उस बाज बनने से अच्छा है आप वो स्वाति नक्षत्र के छोटे पक्षी बन जाओ। तो उस बाज का क्या फायदा, उस ऊंचाई का, उस सफलता का। तो जिंदगी में मैं कह रहा हूं कि भैया जिसमें पेशेंस है, जिसमें संयम है, जो खुश है वो कामयाब है। और जिसमें पेशेंस है ना, जिसमें संयम, उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकते। ये बात तो है। आप इसलिए पराजित नहीं हुए, अपने जितने भी आपने। मैं बहुत हारा हूं,
हारे हैं? बहुत हारा हूं, मगर हार कभी नहीं मानी। लेकिन नहीं, कब कब हारे हैं वो बताइए मैं आप। कभी बात कर रहा हूं, मैं जिंदगी में बहुत हारा हूं, मगर हार कभी नहीं मानी। चाहे कुश्ती है या बाकी चीजें हैं या तीसरी चीजें हैं, मैं ना एक हर प्रोसेस को, हर एक चीज को एंजॉय करता हूं। अब मान लो जैसे मुझे पता नहीं था कि भैया यहाँ पे आया, एक गांव से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर मुंबई आए, तो कहते हैं ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हैं, सीधा ठाकुर बनता तो गिर जाता ऊपर से। तो यहाँ पे आया तो फिर ये बोलते थे कि भैया ये चीज ये है, वो चीज ये है। एक बार मुझे याद है आज भी, मेरे अकाउंट में 920 रुपए होते थे, मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया। मैं किसी घर पे रह रहा था मुंबई में, जब ये बात है 2011-12 की, तो 3 साल के लिए मुझे जब न्यूज पढ़ेंगे 2.5 करोड़ रुपए का वो मिल रहा था, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर ऐड करने के विज्ञापन के लिए, कि भैया ये ढेर सारे होर्डिंग लगेंगे, फैन फॉलोइंग होगी, लाखों फॉलो करेंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये काम होगा, वो काम होगा। मैंने कहा अरे पीते तो है नहीं, क्यों काम खाओ करें। बोला नहीं, इससे चीज हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि भैया रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है, छोड़ दो इसको। मैंने छोड़ दिया। 3 दिन बाद वो एरिया मैनेजर का फोन आया, बोला हु यू आर। तो मैंने कहा भैया देखो सब अपने भाई हैं, करेंगे ऐड, पैसा घर में ही रह जाएगा, ले जाओ उनके पास कर लो। अब 920 थे, अब 610 रह गए हैं, दूध केले में खर्च कर दिया पैसा। ऐड करूंगा और निकाल के वो पैसा दूंगा, फ्री में ऐड करूंगा कि भाई टॉयलेट साफ करना। तो देखो मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक तब आती है, कोल्ड ड्रिंक है, बाकी चीजें हैं, जब कोई चीज ज्यादा दाग हो, जो साफ नहीं हो। तो याद रखना, आपकी जिंदगी में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात। जो आप कहते हो करो, जो करते हो कहो। अभी बहुत से थोड़ा सा पैसा कमा लेते, थोड़ा सक्सेस हो जाते, कहाँ लेके जाएंगे? मुट्ठी बंद करके आते, मुट्ठी खोल के जाना है। कोई सुई लेके जा सकता है? नहीं ले जा सकता। तो फिर कहाँ इतना वो करना। वो कहते थे ना कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। संग्राम सिंह जी, पहले एक गाने की मैं फरमाइश करूंगा आपसे कि आप अपनी पसंद का एक गाना जो है हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
एक बार फिर हम स्वागत करते हैं संग्राम सिंह जी का, जो अपनी बातों से हमें बांधे हुए हैं। HRX हीरोज में जो है ऋतिक रोशन के साथ आपकी कहानी भी बताई गई थी, तो कैसा महसूस हुआ आपको? ऋतिक रोशन अपने आप में जो है एक जाना पहचाना नाम है, उनके काफी फैन फॉलोइंग है और आपकी भी बहुत ज्यादा है, और आपकी कहानी जो है चैनल द्वारा जो है HRX हीरोज का जो एक सीरीज थी उसमें आप थे, तो कैसा महसूस करते थे आप? देखिए, जब मैं एक शो कर रहा था कोई दूसरा, तो फिर मुझे ऐसे फोन आया, मैंने मना कर दिया कि भैया छोड़ दो, एक एपिसोड में कहाँ कहानी बताओगे। फिर मुझे ऋतिक ने फोन किया, संग्राम ये है, ये कहानी बहुत इंस्पायर करेगी। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत उसमें वो करता था, तो फिर उसने मुझे बहुत कन्विंस किया कि भैया ये करेंगे और ये एपिसोड होगा। वो एपिसोड वर्ल्ड वाइड ट्रेंड भी रहा था, क्योंकि उसके सिर्फ 6-7 एपिसोड जिसको ऋतिक रोशन होस्ट कर रहा था और HRX उसको वन ऑफ द प्रोड्यूस कर रहा था डिस्कवरी चैनल के लिए। फिर ऋतिक ने मुझे काफी समझाया, वो सब किया, और मैंने देखा, मैं चलो ठीक है भैया, अगर ये किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी वो करे तो अच्छी बात है। याद रखना, जिंदगी में कोई गलत नहीं होता, सब अलग होते हैं। मैं किसी को भी गलत नहीं समझता, सब अलग होते हैं। आपका ना किसी से मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, विचारों का सबको, मगर मन भेद नहीं होना चाहिए। तो ऋतिक रोशन का अच्छा था, वो उसने जिस हिसाब से कोशिश की, जिस हिसाब से उसने वो किया, तो ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग था उस वक्त। हाँ, मतलब जैसे पहले दिन शूटिंग पे आए तो मुझे आज भी याद है, तो मैंने देखा वो कैसे आया होगा। मैंने कहा यार आप इतने बड़े स्टार हो, आपकी गाड़ी में फ्रूट होना चाहिए, जूस होना चाहिए, दूध होना चाहिए, बाकी चीज होनी चाहिए, कहाँ चेहरे पे स्माइल है नहीं, ये होना चाहिए। तो अगले दिन आया ना फिर वो संग्राम, हाँ वो गाड़ी देखो, तो फिर ढेर सारे वो फ्रूट समझ रहे हो ना, कि वो बाकी थोड़ा सा रिजर्व था। जब साथ में आ तो वो बहुत, मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ, मेरा मानना कि अच्छी बात है कि खुश रहो जी। एक मैं एक शो कर रहा था, मुझे याद है सलमान जी के साथ, तो तब अखाड़े से आए थे, तब इतना पता नहीं था। सलमान खान बोला मैं जानते हो, मैंने कहा हाँ, आपकी खबर पड़ी थी, तो फिर उससे ऐसे दोस्ती हुई, बाकी चीजें हुआ। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। मैं बहुत सेल्फलेस काम करता हूँ, मैं किसी से कुछ सोचता नहीं। उस पर भी हम बात करेंगे, जो आपके वो काम हैं जी, उन पर जरूर किसी से कुछ सोचता नहीं, किसी कुछ करता नहीं जी। जो एक म्यूजिक एल्बम आया था आपका 2018 में, वो पहला एल्बम था, तो उसको करते वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? टेलीविजन के लिए और एक एल्बम के लिए, गाने पर आप एक मॉडल की तरह, हीरो की तरह, और हीरो तो आप हैं ही। देखिए, मैं बताऊं कि महेश भट्ट साहब का पहला एल्बम था, वो मेरा ही पहला था। तो महेश भट्ट साहब ऐसे मेरी मीटिंग हुई, तो भट्ट साहब वो कह रहा कि जी आपका जो थोड़ा डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। तो हंस रहा है, तो क्या बात कर रहे हो, मैं वन ऑफ द अच्छी चीज बनाता हूँ। मैंने कहा अच्छी चीज तो बनाते हो, थोड़ी डिफरेंट बनाते हो, क्योंकि भट्ट साहब की फिल्में जो होती थी ना थोड़ी सी अलग अलग, ही इज ए वेरी गुड मेकर। मैंने बाद में देखा, तो फिर मुझे बोले कि उसमें क्या था कि भट्ट साहब ने वो प्रेजेंट किया था, लड़की बाहर से थी, जो डायरेक्टर था वो इंडिया यूक्रेन बेस्ड था उस टाइम पे, तो उसमें कोई म्यूजिशियन होता है। मैंने कभी गिटार पकड़ा नहीं था लाइफ में, कहाँ गिटार का मतलब, तो मुझे भट्ट साहब ने बताया था गिटार ये, मैं रात को सोया नहीं। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम करो ना परफेक्ट करो जी। तो मैं सिर्फ 2 घंटे सोया, सुबह तक मैं ढंग का गिटार बजा रहा था कि वो तो से पकड़ना था गाने में, मगर मैं उसको ढंग का बजाना सीखा मैंने रात में। उंगली थोड़ी छिल गई थी, ये सब। मेरा मानना है कि जो चीज मिल रही है तो कोशिश करो। तो भट्ट साहब मुझे बोले कि जब कोई मर्द रोमांस करता है ना, तो वो लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ता, आंखों से करता है। तो मतलब जिससे भी काम करो उससे सीखो। एक मैंने श्याम बेनेगल साहब से बहुत सीखा। श्याम बेनेगल साहब के साथ मैं एक फिल्म करने वाला था, इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक, केडी जाधव साहब की। हाँ जी। 3 साल हमने बहुत उनसे सीखा मैंने, और वन ऑफ द डिफरेंट मैंने भट्ट साहब से ही बहुत सीखा। एक फिल्म करने वाले थे हम, गॉड ऑफ क्रिकेट, उसके बाद में उस अनाउंस हुआ, कई चीजें नॉर्मली हुई, कई चीजें रुकी, समझा, देखा। मगर देखो सही गलत कुछ है नहीं। मेरा ही मानना है ये है कि पहले पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। ढेर सारे शो करता था मैं, एक शो करता था तो मुझे पता था कि मैं मिनिमम मैं एक शो में जाऊंगा तो 50-60 लाख रुपए ले लूंगा, मतलब जाने के, कि जो MG बोलते थे बाकी शो में रहो तो ठीक है। फिर बाद में समझ में आया कि भाई जो काम करो ना तो ढंग का करो। लेकिन ढंग के काम आपने टेलीविजन के लिए भी बहुत किए हैं। नच बलिए से लेकर आपने बिग बॉस 7 सीजन में भाग लिया है। नच बलिए तो आप हंसोगे, मैंने कभी बारात में डांस नहीं किया था। एकता क्या था कि उसको मैं चाहिए था, वो चैनल वाले पहले मेरे पास आए कि मैंने कहा भाई मैं तो ग्रांड डांसर हूँ नहीं कोई, उस टाइम पे तो बॉडी और थोड़ा स्टिफ थी, अब तो फिर भी जिम्नास्टिक कर लेता हूँ मैं। तो उसने बोला कि ऐसे ही तो आदमी चाहिए, जो डांस करने वाले तो कर सकते हैं, आस्ते तो पब्लिक जिसको नहीं आता उसी को देखते हैं ना। क्या बात। मगर एक बात है मेरे में, मैं कोई भी चीज होती है ना, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता, मैं सीख के कर लेता हूँ। मैं कभी ना नहीं बोलता कि भैया मेरे से नहीं होगा, मैं सीखूंगा करूंगा। और शो में क्या होता था कि वो बाकी जो टीवी वाले होते थे, जो जैसे सलमान जी आए या अक्षय कुमार जी आए या बाकी कोई भी आता था, वरुण धवन, कोई भी आता था, वो कहते थे कोई किसका, भाई वो संग्राम सिंह का डांस देखना है। अब मैं सोचता भाई ये तो बड़ी दिक्कत है। और मैं पता क्या होता था कि मैं बीच में भूल जाता था बीट क्या चल रही है, तो मैं क्या करता था कि फ्रंट रूल मारता, कार्ट व्हील मारता, एक्सरसाइज करता। तो फिर बोलते ये गाना थोड़ी था वो जज। मैंने कहा कोरियोग्राफी यही था भैया, ये क्यों था। तो समझ रहे हो ना, जैसे अक्षय कुमार आया दूसरा, तो ऐसे चलता रहता था। वो शो किया मैंने,
तो बाकी क्या होता है कि कोई भी शो है, कोई भी चीजें हैं, मेरी डिक्शनरी में सबसे गंदी गाली है नालायक, जो क्योंकि लायक ना हो। मतलब मैं कभी अब्यूज नहीं बोलता, मैं कोई वो नहीं करता। मेरा मानना ये है कि भाई नॉर्मली है, और जो मैं बोलता हूँ ना वो कंटेंट एक आम आदमी के लिए या जो टीवी देखते हैं बाकी उन सब के लिए परफेक्ट रहता है। जैसे मैंने एक बिग बॉस था एक शो किया, कभी आज तक बिग बॉस मैंने देखा नहीं, अपना नहीं देखा है, पहले भी नहीं देखा था। काफी लोगों ने देखा है, आपको पसंद भी खूब किया है। हाँ, वो सीजन थोड़ा अच्छा था इनका। हाँ। मैंने मैंने घर खरीदा था, ये बोले कि भाई इतना पैसा देंगे, मैं गया उधर, और तब मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि बिग बॉस, क्योंकि मैंने एक सर्वाइवर शो किया था, बड़ा शो था सर्वाइवर जी, वो बहुत बड़ा शो था। मैं बाहर कहीं जाता हूँ कि पता चलता कि वो इंटरनेशनल सीरीज थी बड़ी जी जी, तो फ्रंट पे छापते हैं कि भाई सर्वाइवर बड़ा है। तो जब मैं बिग बॉस भी बड़ा है, इंडिया में बहुत बड़ा शो है, पहले तो बड़ा था, आजकल तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो मैं शो में पहुंचा ना, तो मैंने देखा तब इंग्लिश कोई आती नहीं थी, अखाड़े से सीधा ही आए थे और सब वो बात करते थे कि भाई आई हैव स्टार्टेड 10 विलास 10 फिल्म्स, आई बोट दिस शर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 2 लाख 3 लाख। तो मैं सोचता था कि यार इतने बड़े बड़े आदमी यहाँ क्यों फंसे हुए हैं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाई 2 पैसे मिल जाएंगे, घर खरीदा उसकी EMI वगैरह पूरी हो जाएंगी, तो ये तो सारे बड़े बड़े आदमी हैं, मतलब क्यों फंसे। मैं उसमें सिर्फ उसका अरमान कोहली को जानता था, उसकी नाग वाली फिल्म देखी थी मैंने, जानी दुश्मन। और बीच में क्या हुआ कि आप हंसोगे, एक बार अरमान जी का अपना झगड़ा हो गया, कुछ अरमान जी ने कुछ बात की कि जो अखाड़े में पले बड़े उनको तहजीब का, मैंने कहा पाजी यार एक नाग की फिल्म देखी थी, आप तो सच्ची में नाग हो यार। वो शो का जो फ्लेवर था ना, जैसे सलमान जी आते सब खड़े हो जाते, किसको स्टार बनना, सब खड़े हो जाते, मैं बैठा रहता था। संग्राम मैंने कहा भाई साहब सब जरिया बनते करता तो परमात्मा है, आप रोकोगे तब 1 महीना ज्यादा लग जाएगा, बाकी नॉर्मली हो जाएगा। मेरा मानना है कि वो चीजें जो सही प्रोसेस से होना चाहिए, कि उस चीज को फॉलो मत करो, किसी भी उसको फॉलो वो करो जो सही चीज है। तो जब मैं शो करता था वो मेरे से पूछते थे कि भाई आपकी टी-शर्ट कितने रुपए की है, मैंने कहा 30 रुपए की होगी, क्योंकि पहले अखाड़े में क्या होता है, जब हम थोड़े छोटे थे, बड़ों का खाना बनाते थे, उनका सामान लेके आते थे, फिर हम बड़े हुए तो छोटे बच्चे वो हमारा खाना बनाते थे, सामान लेके आते थे, तो क्या होता था कि डेयरी से हम खरीदते थे। मैंने कहा 20-25 रुपए निकर होगी, बोला इसका 2 लाख रुपया शर्ट है। तो मैंने कहा देखो चीनी की बोरी आती थी पहले 500 रुपए की आती थी, आजकल 1000 1500 2000 की हो गई होगी। मैंने कहा शरीर में जान है तो भैया उसको फाड़ के पहन लो तो आप अच्छे लगोगे। बोले कि 2 लाख। मैंने कहा एक बार क्या हुआ, गांव में एक सूट वाला आ गया, जो कोट पैंट पहन के आ गया, उस टाइम कोट पैंट 1500 रुपए का आता था, बड़ा कोट पैंट। तो मेरे दादाजी को बोला कि मैं ये पहनना है, और वो पतला सा था, कोट पैंट पहन रखा, पतला सा आदमी था। बोला देखो इसके ऐसे लग रहा है जैसे मान लो थैले में चाबी डाल रखे, क्या कोट पैंट पहनना है। फिर उसने बोला कि हाँ भाई इधर कितने रुपए का आपसे लाया, बोला जी 1500 रुपए का। तब घी आता था 60 रुपए केजी। तो मेरे दादाजी बोले नालायक देख 1500 रुपए का पता नहीं कितना घी आ जाएगा, चाहे बगैर कपड़े घूमना चमकेगा, ये कहाँ कोट पैंट की बात करता है। तो उस प्रोसेस से आए, तो मैं सारी बातें वही करता हूँ जो सही है। तो सलमान जी के ठेठ बातें तो वो भी थोड़ा देसी आदमी था, मैं भी देसी था, मैं भी उससे बहुत मस्ती मजाक करता था। लेकिन अब आप देसी नहीं रह गए, आप तो इंटरनेशनल फिगर हैं। आपने कई देशों में जाकर कुश्ती की है, और जो आपके पास अभी है काम वो भी नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी है। याद रखो अगर आप अपनी जड़ से जुड़े रहे ना तो जो काटेगा फिर हरे हो जाओगे। क्या बात। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आप कहीं भी जाते हो, आपके जो वैल्यूज है जहां से आप आए हो ना उसे प्राउड फील करो। और याद रखना इंसान छोटे से बड़ा बनता है, बड़े से बड़ा कोई नहीं बनता। धीरू भाई अंबानी अगर फ्यूल नहीं डालते ना, ये सब नहीं करते, तो आज मुकेश अंबानी किसी ऑफिस में क्लर्क होता या मैनेजर होता, मैक्स टू मैक्स जॉब कर रहा होता। तो मैं जहां भी चला जाऊं, जो मेरी रूट है ना वो इतनी स्ट्रोंग है, इतनी मजबूत है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चीज हो रही है, क्या वो सब हो रहा है। अब भी मैं क्या होता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी सोता हूँ, थोड़ा जल्दी उठता हूँ, या लेट भी सोता हूँ तब भी जल्दी उठता हूँ, कहीं हो जाता हूँ, कोई ऐसा करता नहीं। तो सोच मेरी वही है। देखो ग्रूम हो उस हिसाब से मैं सीखता बहुत हूँ कि भैया जैसे आजकल बाहर बहुत जाता हूँ, अब्रोड बहुत ट्रैवल करता हूँ, देखता हूँ, कल्चर देखता हूँ, चीजें सीखता हूँ, देखता हूँ। और एक मैं बताऊँ कि 2005 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे सिल्वेस्टर स्टैलोन दिख गया हमें। क्या बात है, रैम्बो। और रैम्बो तो क्योंकि मैंने सिल्वेस्टर स्टैलोन क्योंकि कैसे पहचाना कि एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने गांव में कि उसका फेस ऐसे वो था और उसने उसको अपना वो बनाया। अब मैं सोचा यार ये आदमी तो वही है जिसके बारे में मैंने अखबार में पढ़ा था। अब भाषा हरियाणवी के सिवाय कुछ आए नहीं, तो मैंने किसी से बात कैसे करें। तो हम ढूंढ रहे किससे, वो लास्ट में सरदार जी दिख गए हमें। तो मैंने कहा इससे बात करके बताओ। उससे हम पूछ रहे कि भैया अच्छा पेट की एक्सरसाइज बता दो, मतलब सिल्वेस्टर स्टैलोन को हम एयरपोर्ट पे पूछ रहे कि स्टमक एक्सरसाइज बता दो कि आप क्या करते हो, क्योंकि उसका वो देखा ना, क्योंकि जैसे देखो आदमी का जैसे जैसे आपका माइंड का विकास होगा आप उसी अनुसार तो बात करोगे। सही है। वो भी बहुत हम्बल था उस टाइम, फोन वोन होते नहीं थे, कुछ ये सब था नहीं। उसने हमें बताया कि वो ये करता है, ये रूटीन है। तो हमने उस सरदार को जबरदस्ती पकड़ लिया, बोला मेरी फ्लाइट है, मैं छोड़ दो, अगली फ्लाइट ले लेना भैया, इसी तो हमें बात करनी है, क्योंकि पहलवान मतलब देसी वही हो। सरदार बोला तो गलत बात है, कोई गलत नहीं है, 5 मिनट रुक जाओ भैया, पाजी बता के जाओ। तो हमने उसे ढेर सारी बातें की और वो बहुत हम्बल था। जैसे हमारे वाले क्या है कि थोड़ा सा फेम आ गया, थोड़ी सी चीजें आ गई तो क्या होता है, इंसान की और चूहे की फितरत एक जैसी है,
क्या है कि एक चूहा एक किसी व्यापारी का हीरा निकल गया जी। तो व्यापारी बोला कि भैया चूहा मेरा हीरा निकल गया, तो क्या करिए, वो चूहे पकड़ने वाला लेके आया। चूहे थे वहां पे 300-400। बोला भाई कैसे पकड़े? बोला जी 2 मिनट का काम है। वो आया, उसने एक डंडा मारा और एक से वो निकाल के हीरा और ले आया। बोला कैसे पता चला? बोला जी इंसान और चूहा कोई भी चीज थोड़ी सी मिल जाएगी ना, सबसे अलग हो जाएगा। बोला सबसे अलग बैठा हुआ था। तो हम क्या है कि थोड़ा सा कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, तो हम जो अपने साथ वाले होते हैं, बाकी होते हैं, हम उनसे ना अलग हो जाते हैं। सोचते हैं कि भैया शायद हमारा स्टेटस, हमारी चीजें वो सब होगी नहीं, बड़े आप तब हो। देखो बहुत से बोलते हैं कि भैया मेरा बेटा करोड़ों का पैकेज ले रहा है, मेरा बेटा लाखों का पैकेज ले रहा है। इस बात पे भी मैं आऊंगा। मैं बहुत ट्रैवल विजिट करता हूं, मैं भी उदयपुर में चला गया। ये खासकर मैं उन सब पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। एक लेडी मिली मुझे, बहुत हाई फाई इंग्लिश बोल रही, बहुत, तो मैं उससे प्रभावित हो गया। बात करने का उसका स्टाइल अलग। मेरा बड़ा बेटा है ना, LA रहता है। मैंने कहा वाह। मेरी जो बेटी है ना, न्यूयॉर्क रहती है। वाह। दामाद का बड़ा बिजनेस है उधर, बेटी का भी है। जो मेरी छोटी बेटी है ना, ओटावा रहती है, कनाडा रहती है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई इस एरिया। मैंने कहा माता जी आप कहाँ रहते हो? बोले वृद्धाश्रम में रहती हूँ। अब जो ये बच्चे जो ढेर सारी बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि मेरा बेटा करोड़ों पैकेज ले रहा है, अरबों ले रहा, तो ये कोविड के दौरान मेरे टावर में एक कोई गुजराती फैमिली रहती थी और वन ऑफ द अच्छे पैसे वाले थे। एक बेटा स्विट्जरलैंड में, एक अमेरिका में, मतलब पास में। मैं डोमेस्टिक हेल्प को मैंने मना कर दिया। मैं उसको खाना दे के आता था। 80 साल की बुजुर्ग, उसके बेटे को फोन किया मैंने कि भैया आपकी माता जी शायद अंतिम समय पे है, आप आ जाओ, वो कर लो। कई दिन में फोन मिला, बोला आप छोटे को फोन कर लो। छोटे को फोन किया मैंने, तो छोटा बोला कि आप बड़े को फोन कर लो। मैंने उसको समझा कि ये सब है। तो हम बड़ी बड़ी डिंगे मारते ना कि मेरा बेटा करोड़ों पैकेज ले रहा है, वो ले रहा। मैं कह रहा हूँ आपका बेटा अगर 5,000 रुपये कमा रहा है, बेटा है बेटी अगर आपके साथ बैठे खाना खा रहे हैं, तो करोड़ों अरबों से लाख गुना कीमती चीज है वो। क्या बात हम है। बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं कि भाई ये सब होना चाहिए, पैसे से होना चाहिए। ये कई चीजें ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे मेरे गांव के पास, देखा मैंने। ये बात भी बताऊंगा, ये बात भी सबको वो लगेगी। एक लेडी के 4 बेटे थे। बाप बताना पढ़ा लिखा कौन था? एक IPS ऑफिसर था, एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, एक फार्मर था, किसान था। दीपावली पे इकट्ठा होते थे। माँ की उम्र 80 साल हो गई थी। वो मटके का पानी लेके आ रहे थे कुएं से। पहले वो अधिकारी आया, अरे माँ तू छोड़ ना, मेरे पास इतना सब कुछ है, ये सारी चीज है और वो तो कर देंगे, और चला गया। गाड़ी का शीशा ऊपर चला गया। फिर वो इंजीनियर आया, माँ मैं इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी पुल बनाता हूँ, और तू मटका ले रही है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें की और चला गया गाड़ी में बैठ के। तीसरा आया डॉक्टर, माँ मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ शहर का, और ये सब कुछ, और मेरा तो सब कुछ, और मैं ही कर दूंगा और कर दूंगा, चला गया। चौथा किसान जो गट्ठड़ ले रखा था, उसने चारे का, माँ क्यों तो परेशान हुई, उसने चारा तो रखा अपने यहाँ पे, मटका रखा यहाँ पे। तो बताओ उसमें पढ़ा लिखा कौन है? जिसने कंधे पे चारा रखा और सिर पर मटका रखा। तो बताओ हम बड़ी बड़ी बात करते कि भैया ये पैसा कमा लिया, ये सब हो गया। जो आजकल के बच्चे सोचते हीरो ये है, हीरो वो है। हीरो वो नहीं है। जो हीरो वो इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो सोसाइटी के लिए जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से करता है। कोई मेरे से पूछता है कि जी बताओ मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका बता दो, कि कैसे मेडिटेट करूं, कैसे फिट रहूं, कैसे सब करूं। हर दूसरा आदमी पूछता है, लड़का लड़की। मैं बोलता हूं भैया अपना काम ईमानदारी से जिस दिन आप करने लग गए, उससे बड़ा मेडिटेशन है नहीं। पहाड़ों में जाके आप मेडिटेट कर ही नहीं सकते, एकांत में आप मेडिटेट कर ही नहीं सकते। अपना काम ईमानदारी से कर लो तो मैं कह रहा हूं ना आप बीमार रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे, और उससे बड़ा मेडिटेशन है ही नहीं कोई भी। क्या बात है। और अच्छी बातें हमारी जारी रहेंगी और बातचीत हमारी संग्राम सिंह जी के साथ में होती रहेंगी, हो रही हैं। लेकिन संग्राम जी आपको फिर से एक बार हम चाहेंगे रोकना कि कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के करीब है, आप उसे गुनगुनाते भी हों और अपने श्रोताओं को जो आपको सुन रहे हैं। धर्मेंद्र साहब को हम बहुत पसंद करते थे। वहाँ पे जो हमने 5-7 फिल्में देखी थी पहले, वो धर्मेंद्र साहब की देखते थे। हमने देखा तो धर्मेंद्र साहब का एक गाना होता था एक फिल्म का, प्रतिज्ञा फिल्म का यह गाना है, मैं जट यमला पगला दीवाना। तो सुनवा दे हमारे, सुनवा दो ये। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है।
हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में। कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना, नजत यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, ये थी विश्व प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी और छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले। टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता संग्राम सिंह से दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। जी श्याम की बातचीत। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।